नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम अपनी कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान के सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इस चैप्टर पर हम लोग पहुंच गए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस हमारी नहीं देखी है, हम इसके नोट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो ज़रूर से प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर देखें। तो चलिए अभी ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक हम डिस्कस कर रहे थे कि कांग्रेस प्रणाली क्या क्या हुआ, उसके बाद इमरजेंसी लगी, उसके बाद के इलेक्शंस किस तरह के रहे। तो अब क्षेत्रीय आकांक्षाएं भी यहाँ पर किस तरह से अपना नया रूप लेने लगी। सर चैप्टर हमारा 7 जो है इसी बात पर बेस्ड रहेगा। और प्रीवियस चैप्टर में फिर से कहूँगी स्टूडेंट्स ज़रूर आप देखें, और उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है, सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया है, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अभी ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो 1980 के बाद अभी हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्षेत्र और राष्ट्र। 1980 के बाद जो स्वायत्तता की मांग थी, वो सभी संवैधानिक जितनी भी सीमाएं थी उनको लांघ दिया। जितनी भी संवैधानिक सीमाएं हो सकती थी, कानून थे, सब तोड़ दिए गए। मतलब इतने ज़्यादा बड़े लेवल पर आंदोलन हुए, इतनी कार्रवाइयाँ हुई, देश के अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा टेंस हो गया इस टाइम पर। किस दशक में? 1980 के दशक में। लोगों ने अपनी मांग के लिए हथियार उठाए, सरकार के खिलाफ कानूनी जो कार्रवाई वो कर सकते थे, जितनी भी प्रक्रियाएं थी उसका अवरोध किया, जो भी चुनाव वगैरह हो रहे थे उन सब चीज़ों का अवरोध करना शुरू कर दिया। सरकार ने आंदोलन जो कर रहे लोग थे उनको समझाया कि इस तरह के मुद्दों को संवैधानिक तरीके से सुलझाना चाहिए, कि एक कानून जैसा टॉपिक है, एक ऐसे टॉपिक है जहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत है, तो उसको रूल्स और रेगुलेशंस के तहत ही हम सुलझा सकते हैं। लेकिन लोग समझ नहीं रहे थे, और समझौते के समय पर भी हिंसा और झड़पें बहुत ज़्यादा की जा रही। मतलब आंदोलन का समय था, ये दौर पूरा आंदोलन का था, क्योंकि देश का माहौल बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था। तो अब ये सारी चीज़ें हो रही थी, झड़पें हो रही थी, आंदोलन हो रहे थे, तो इसका भारत सरकार को पे इस पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो भारतीय संविधान में जितने भी भाषाई समूह थे और क्षेत्र थे, उनको अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये अधिकार इन समूहों को अपनी संस्कृति की विशिष्टता को बनाए रखने में मदद करता है। क्योंकि हम हर एक एरिया में अगर देखें, अपने पूरे कंट्री में अगर हम नज़र घुमा के देखें, हर एक संस्कृति की अपनी एक अलग वैल्यू है। तो उन लोगों को उन संस्कृति को बचाने का पूरा हक है, उनका अधिकार ये है। तो गवर्नमेंट ने उनको पूरा हक दिया कि ये आपके अधिकार हैं। लेकिन यूरोप के कुछ देश ऐसे हैं जो मानते हैं कि अगर हम किसी देश में संस्कृति की विविधता और राष्ट्र को एकता अगर हम देने की कोशिश करेंगे विविधताओं के रहते हुए, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ से क्लियरली इनकार कर देता है, मना कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने और राष्ट्रवाद को सर्वप्रथम रखने की बात हमेशा से ही आगे रखी गई है। किसी भी तरह की संस्कृति को लेकर बायसनेस नहीं है, किसी भी तरह की भाषा को लेकर कोई बायसनेस हमारे देश में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी इन क्षेत्रों की विविधता के मध्य संतुलन भी बनाकर रखा गया है। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से हमारे देश में सभी संस्कृतियों को, सभी भाषाओं को, सभी धर्मों को इक्वल माना गया है। और इसी के तहत हमारा देश का संविधान आज भी इतने अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी एक टाइम पर बहुत सारी चीज़ें हुई देश के अंदर। भारत ने लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के चलते भी क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं थी, जो जितनी भी बातें चल रही थी, उसको राष्ट्र विरोधी कभी नहीं माना। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों के अधिकार हैं। अगर वो किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं तो वो उनके अधिकार है, और इन अभिव्यक्ति को सुनने का प्रयास किया गया सरकार की ओर से। उसका विरोध नहीं किया सरकार ने, उसको सुना। तो लोकतांत्रिक राजनीति का ये अर्थ निकाला जाता है कि जो भी क्षेत्रीय समस्याएं हैं और मुद्दे हैं, वो समुचित जो भी निर्माण का इनकी नीति है उस पर भी खास ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पर उभरने लगी। और कहा जाने लगा कि ये जो मुद्दे हैं इनमें भागीदारी इन लोगों की भी सुनिश्चित हो। जो भी समुचित हम नीति निर्माण कर रहे हैं उनमें इन लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो ऑब्वियसली तनाव उत्पन्न होगा, जो जो एक तरह से राष्ट्र की एकता और विविधता को थोड़ी ठेस पहुंचा सकता है। ऐसे क्षेत्रों की ताकत और अलग अधिकार और अस्तित्व के रास्ते में राजनीतिक संघर्ष भी उत्पन्न होता है। कौन से क्षेत्रों में? जहाँ पर थोड़ा सा भी तनाव है, तो इस पर सरकार को ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज यहाँ पर राजनीतिक संघर्ष उत्पन्न होने लगते हैं।
तनाव के दायरों में हम क्या देखेंगे कि भारत के समक्ष आज़ादी के बाद से ही विभाजन, विस्थापन, ये सारी समस्या हम जानते हैं। हमने जब से भारत आज़ाद हुआ है ये सारी समस्या हमने पढ़ी हैं कि विस्थापन की समस्या है, रियायतों का विलय, ये सारी चीज़ें हमारा देश देखता आया। इसके बाद विदेशी जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने भारत के एक राष्ट्र के रूप में टिक पाने की जो आकांक्षाएं थी उस पर भी संदेह जताया। बाहर की जो कंट्रीज थी, जितने भी फॉरेन कंट्रीज थी, उनका कहना था कि इस इतने बड़े देश में लोकतंत्र तो स्थापित हो ही नहीं सकता। आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर का मुद्दा, भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष, ये सब बढ़ गया। कश्मीर घाटी के लोगों की जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी वो भी आहत हुई। कश्मीर का मुद्दा हम सभी जानते हैं क्या मुद्दा है वो। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन देश में सामने फेस करनी पड़ी। पूर्वोत्तर का राज्य जितना भी हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहाँ पर नागालैंड और मिजोरम में भी भारत के अलग होने के लिए आंदोलन किया। तो इन जो ये जो हमारे देश का हिस्सा है इन्होंने भी एकदम से आंदोलन शुरू कर दिए और इसी वजह से द्रविड़ भारत में भी यानी कि दक्षिण भारत में भी जो आंदोलन है वो अलग राष्ट्र के निर्माण की आवाज़ उठने लगी। तो ऑलमोस्ट सभी दिशाओं से, चारों दिशाओं से भारत में आंदोलन उभरने लगे। भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया था, हम सभी जानते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले ये बताएंगे कि हमारा भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था। ये आज का आपका क्वेश्चन है। तो भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण किया गया और जन आंदोलन हुए। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ये आंदोलन किए गए। तो हम देख सकते हैं कि देश के ऑलमोस्ट हर कोने पर आंदोलन जारी थे और इस टाइम पे माहौल बहुत ज़्यादा टेंस्ड बढ़ गया था। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हिंदी को लेकर राजभाषा बनाने के विरोध में आंदोलन हुए। ये आंदोलन भी मुख्य है क्योंकि साउथ के रीजन्स में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है। 1950 में क्या हुआ, पंजाब भाषी जो लोग थे उन्होंने अपने अलग राज्य की मांग कर दी। पंजाब और हरियाणा नाम का राज्य कब बना, 1966 में। ये इंपॉर्टेंट है, आपका वन वर्ड आंसर्स जब आप दोगे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन प्रयासों में सभी समस्याओं का हल नहीं निकल पाया। बहुत सारी स्टेट्स, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे लोगों के आंदोलन, पंजाब भी है, हरियाणा के लोग भी हैं और फिर नॉर्थ ईस्ट का रीजन भी है, कश्मीर का मुद्दा भी है। तो इनमें बहुत सारी समस्याएं हल हुई, बहुत सारी समस्याएं नहीं हल हो पाई। तो आज के टाइम पे कश्मीर और नागालैंड, ये जो दो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान आज भी हमारे देश में नहीं हो सका है। तो जम्मू कश्मीर का हमारा क्या मुद्दा था। जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य दे रखा था। पहले से ही विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था और यहाँ पर जो भी राजनीतिक अस्थिरता थी और सीमा विवाद था और आतंकवाद, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। आज के टाइम पे तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं है, बट एक टाइम पर हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर हिंसक चीज़ें देखी हैं होते हुए। आतंकवाद का यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है। तो इस समय में ये सारी जो चीज़ें हो रही थी, इसके आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के प्रभाव हमें देखने को मिले। कई निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई लोगों को अपने घर से बेघर होने पड़ा। कश्मीर का मुद्दा आते ही हमारे दिमाग में आता है कश्मीरी पंडित, और ये मुद्दा आज भी उतना ही फ्रेश है। यह 3 राजनीतिक जो क्षेत्र हैं उनसे मिलकर बनी थी। कैसे, जम्मू से, कश्मीर से और लद्दाख। तो अगर हम जम्मू कश्मीर को बांटेंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 3 चीज़ों में वो बंटता है। जम्मू के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर किस तरह का एरिया है, वो छोटी पहाड़ियाँ और मैदान भाग हैं, ये हम सभी देखते आए हैं। इसके मुख्य रूप से कौन कौन से लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिख लोग यहाँ पर, इतनी इस तरह के धर्मों को मानने वाली आबादी यहाँ पर रहती है। मुख्य मुख्य क्षेत्रों में कौन कौन आ जाता है, कश्मीरी मुसलमान आ जाते हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध और अन्य। मतलब ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं और कितने धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर स्टे है। और लद्दाख मुख्य रूप से पहाड़ी वाला इलाका है। लद्दाख को हम सभी जानते हैं जहाँ कम जनसंख्या का वास है और मुस्लिम और बौद्ध लोग यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर मुस्लिम्स की आबादी आपको जम्मू कश्मीर वाले रीजन्स में ज़्यादा मिलेगी। समस्या की जड़ क्या थी, जम्मू कश्मीर का मुद्दा मुझे नहीं लगता मुझे बार बार समझाने की ज़रूरत है, हम सभी इस टॉपिक से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर के लोगों का एक्चुअल में कहना क्या था। कश्मीर के लोगों का कहना था कि सर्वप्रथम वे कश्मीरी हैं, वे ना तो इंडियंस हैं, वे ना ही पाकिस्तानी हैं, क्योंकि बंटवारा हुआ था और कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था। लेकिन पाकिस्तान इसको क्या कहता था कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो मुस्लिम है, तो मुस्लिम आबादी होने के चलते ये पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए।
इसके लिए ही पाकिस्तान का जो कबायली घुसपैठिए थे उन्होंने 1947 में कश्मीर पर हमला कर दिया था। भारत ने क्या किया था, भारत ने सिर्फ अपनी सेना की सहायता से हरी सिंह को किसी भी तरह से मनवा कर, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जा रहा था, उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए थे और भारतीय सेना ने उस घुसपैठियों को, उस समूह को भगा दिया था और हिंसा का माहौल चल रहा था। तो पाकिस्तान ने क्या कहा कि कश्मीर का जो बड़ा हिस्सा है उसको अपने नियंत्रण में कर दिया, ये कहकर कि ये मुस्लिम्स का एरिया है और मुस्लिम्स यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो इसको किस नाम से जाना जाने लगा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के नाम से इसको जाना जाने लगा। ये मुद्दा किसके पास गया रिजॉल्व होने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास इसको भेजा गया। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, 21 अप्रैल 1948 में इन्होंने 3 प्रक्रियाएं सुझाई। पहला तो सॉल्यूशन देने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि अपने सभी नागरिकों को वापस बुला लें और जो कश्मीर में जाकर घुस गए हैं ज़बरदस्ती उनको वापस बुलाया गया। दूसरा, भारत को अपनी सेना वापस बुलाने के लिए कहा गया जो भारत ने भेजी थी घुसपैठियों को भगाने के लिए। और तीसरा, इस मुद्दे को स्वतंत्र जनमत संग्रह का करार दे दिया गया कि इसको स्वतंत्र जनमत संग्रह के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। 1948 में शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बना दिया गया, कहाँ पर, कश्मीर में। और भारत ने अनुच्छेद 370 के तहत इस राज्य को अलग एक स्वायत्तता प्रदान कर दी। बाहरी और आंतरिक झगड़े, उस टाइम पर हमारे देश के अंदर में कौन कौन से झगड़े चल रहे थे, तो यही सारे रीजंस थे। कश्मीर वाला मुद्दा था, कश्मीर की जो राजनीतिक और आंतरिक और बाहरी माहौल था वो विवादों से भरा हुआ था, फुल ऑन वहाँ पर विवाद चल रहे थे। पाकिस्तान की जिद थी कि कश्मीर का जो बड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तान के अधीन है, तो ये पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, जिस पर भारत ने कहा कि ये गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान ने अपनी ओर कब्जे में ले लिया है। और पाकिस्तान ने अपनी ओर हिस्सा किया हुआ था कश्मीर का, उसको आज़ाद कश्मीर के नाम से बुलाता है उसको आज भी। 1947 से ये मामला चल रहा है और दोनों देशों के बीच में ये मुद्दा आज भी उतना ही फ्रेश है, इस पर कोई भी सोल्यूशन हमें मिला नहीं है। आंतरिक विवादों में क्या है, 370 लगी, अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और भारतीय संविधान भी यहाँ पर लागू नहीं हुआ। इस रीजन का, जो कश्मीर का जो हिस्सा है, ये अलग राज्य इसको बना दिया गया था। इससे क्या तरह का मत उभर कर आए, 2 तरह के मत यहाँ पर निकल कर आए कि अनुच्छेद 370 कश्मीर को भारत का हिस्सा होने से रोकता है, वहीं दूसरे मत के अनुसार इस राज्य को अधिक स्वतंत्र कर देना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर निकल के आए, जिसकी वजह से देश में आगे चलकर और भी ज़्यादा मुद्दे क्रिएट होने लगे। कश्मीर का मुद्दा क्या रहा, तो कश्मीर की स्वतंत्रता भारतीय एकीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा थी। अनुच्छेद 370 और 35A लग जाने पर ये जो स्वतंत्रता थी कश्मीर की वो और ज़्यादा जटिल हो गई थी। यहाँ पे सभी लोगों को अलग अलग चीज़ें मिली, लाइक इंडिया की तरह यहाँ पे जैसे हमारे हर स्टेट में एक ही तरह की चीज़ें मानी जाती है, वहाँ पर ये स्टेट अलग तरीके से ट्रीट होता था। तो अनुच्छेद 370 लगने के बाद इस राज्य को अलग संविधान मिला, अलग ध्वज था इसका, संविधान सभा भी अलग थी और अलग ही प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ के अलग ही थे। मतलब एक तरह से स्पेशल पावर इस स्टेट को मिली हुई थी। अनुच्छेद 35A के तहत क्या था कि जो गैर कश्मीरी लोग थे, यानी कि हम जो दिल्ली में रहते हैं, जो यूपी और इस तरह के इलाकों में रहते हैं, वो कश्मीर में जाकर प्रॉपर्टी नहीं बाय कर सकते थे और इससे स्वायत्ता को बहाल करने के लिए अधिक स्वायत्ता की मांग उठने लगी। मतलब सिर्फ इतनी ही स्वायत्ता कश्मीर के लोगों का मानना था कि कम है हमारे लिए, हमें और ज़्यादा फ्रीडम मिलनी चाहिए इंडियन से। तो 1948 से जम्मू कश्मीर की इस स्टेट की क्या सिचुएशन रही, राजनीति कैसी रही, तो काफ़ी उतार चढ़ाव रही। ये हम स्वतंत्रता से पढ़ते हुए आएंगे आगे तक। आज के टाइम पे हम जानते हैं जम्मू कश्मीर की क्या सिचुएशन है। आज के टाइम पे वो इंडिया का हिस्सा है, वहाँ से वो जो भी अनुच्छेद लगाए गए थे 370 वो अब हटा दिए गए हैं। तो इस टाइम पर क्या किया जाने लगा, भूमि सुधार, ये सारी जो भी कोशिशें की जा सकती थी की गई शेख अब्दुल्ला द्वारा, उसको अलग स्टेट को एक अलग आइडेंटिटी देने के लिए। लेकिन इसके बाद भी सरकार के बीच में, सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी और शेख अब्दुल्ला की सरकार थी, इन दोनों सरकारों के बीच में फिर की बाद में भी मतभेद हुए। 53 में क्या हुआ, शेख अब्दुल्ला को नज़रबंद कर दिया गया कुछ विवादों की वजह से
और 53 से लेकर 74 का जो ईरा था, इस टाइम पर कश्मीर को कौन रूल कर रहा था? स्वयं कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियां बना रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी कांग्रेस के समर्थन से सत्ता में बनी हुई थी, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली कांग्रेस कश्मीर में रूल कर रही थी। इसके बाद किसका विलय? नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय किसमें हुआ? कांग्रेस में ही हुआ। इस पॉइंट में यही बात बताई गई है। 65 में संविधान के जो प्रावधान हुए, जो शेख अब्दुल्ला को अब तक प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा था, उसको अब मुख्यमंत्री पद का दर्जा दिया जाने लगा। मतलब कि अब ये कहा जाने लगा कि वहाँ पर अब मुख्यमंत्री बनेगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। 1974 में क्या हुआ? इंदिरा गांधी से समझौता करके शेख अब्दुल्ला ने वहाँ पर सीएम पद की जो सीट है उसको संभाला। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हुई, उनके बेटे आए फारूक अब्दुल्ला, उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। कुछ समय के बाद फारूक अब्दुल्ला को भी पद से कांग्रेस गवर्नमेंट ने हटा दिया। 1986 में कांग्रेस ने जो गठबंधन है उसकी सरकार बनाई, तो लोगों ने राज्य को जो दखल है, केंद्र का जो दखल है अपने राज्य में समझा इस चीज़ को, और सशस्त्र विद्रोह, और उसके बाद 1987 में चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन था उसको जीत भी मिल गई। फिर से जो फारूक अब्दुल्ला है वो राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। तो ये सारा पूरा देख रहे हैं हम तख्ता पलट किस तरह से हुआ सत्ता में। 1989 में जो पाकिस्तान है उसकी शह पाकर क्या हुआ? उग्रवादियों ने राज्य में आंदोलन शुरू कर दिए। तो जो कश्मीर का हिस्सा है वहाँ पर उग्रवादियों का और हमारी भारतीय सेना के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं, जिसके बाद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और कश्मीर को सेना के हाथों में सौंप दिया गया। ये सारी चीज़ें, ये तख्ता पलट तरह की चीज़ें जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ी हुई हैं बहुत स्टार्टिंग से ही। आज ही सिचुएशन थोड़ी कम है, बट पहले हमने बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी देखी हैं, और ये चीज़ें अब बहुत कम लेवल पर होती हैं, बट होती हैं आज भी। तो इन सारी सिचुएशन में भी उग्रवादी झड़पें और नागरिकों के बीच में भी झड़पें होने लगी, नागरिक भी निशाना बनाए जाने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2002 के चुनाव में बहुमत नहीं मिला, तो कौन सी है पार्टी आई? पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, ये करके पार्टी आई। किसके साथ? कांग्रेस के साथ इन्होंने मिलीजुली सरकार बनाई। 2002 और इसके आगे की सिचुएशन क्या रही? तो 2002 के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद नाम सुनेंगे आप, इनकी 3 साल तक की सरकार चली। इसके बाद कांग्रेस के साथ मिलजुल कर किसकी सरकार आई? गुलाम नबी आज़ाद की सरकार आई, ये मुख्यमंत्री बने। 2008 में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 2009 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिलीजुली सरकार आई, विद गठबंधन वाली सरकार। इसके टाइम पर, ये मिलीजुली सरकार के टाइम पर उमर अब्दुल्ला जो थे मुख्यमंत्री बने। 2014 में बीजेपी और पीडीपी, ये दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया और मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुख्यमंत्री बनाया गया। उनकी डेथ के बाद महबूबा मुफ्ती, जो कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनी, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इनके कार्यालय में प्रदेश में बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने लगी। अब आ गया आतंकवाद, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंकवाद की जो सिचुएशंस थी वो ज़्यादा देखने को मिली। किसकी? उसमें मुफ्ती मोहम्मद के शासन में, और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन बार बार लगने लगा। 2019 में फाइनली जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित करके 370 को हटा दिया गया, और इसके बाद राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जिसका पहला नाम है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। ये तीनों चीज़ों से मिलकर बना है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मिलकर कंप्लीट एरिया ये बना है। तो इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर इसको स्वतंत्र कर दिया गया, और ये आज भारत का हिस्सा है। मतलब 370 हटा दिया वहाँ से। पंजाब का क्या सीन था? तो 1980 के बाद पंजाब के कई बड़े बदलाव आए, इसमें जो सामाजिक बनावट में बदलाव शामिल हुए, और 1950 की बाद से ही देश के जो राज्य हैं उसका पुनर्गठन किया जा रहा था। पंजाब को इसके लिए 1966 तक इंतज़ार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि पंजाब और हरियाणा, ये 2 स्टेट्स 1966 तक जाकर बने थे। इसके बाद कुछ हिस्सों में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाए गए। ये सारा तब का टाइम है जब राज्यों का पुनर्गठन चल रहा था, जब देश में बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त सारी चीज़ें हो रखी थी और स्टेट्स अपनी मेकिंग प्रोसेस में थे। तो अब हम यहाँ पे राजनीतिक संदर्भ समझेंगे किसका? पंजाब राज्य का। सिखों की जो राजनीतिक शाखा है उसके तौर पर 1920 में एक दल का गठन किया गया जिसका नाम था अकाली दल। अकाली दल ने एक
आंदोलन चलाया जिसको पंजाबी सूबा के नाम से जाना जाता है। पंजाबी सूबा के जो ये गठन था उसके बाद अकाली दल को 1967 और 77 में इनको सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन कांग्रेस ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया और उसको बर्खास्त कर दिया। किसको? अकाली दल को। क्यों? क्योंकि हिंदू समर्थन का अभाव था इसमें, और जितने भी सिख समुदाय थे उनकी जातियों और वर्गों में विभाजन था। मतलब सिख समुदायों में भी बहुत ज़्यादा विभाजन की वजह से ये पार्टी बहुत कमज़ोर थी। कांग्रेस उस टाइम पे बहुत लोकप्रिय फेस थी और पंजाब के जो दलित थे उस टाइम पे कांग्रेस का वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रेज बना हुआ था। अकालियों ने एक समूह से 1970 के दशक में के दौरान पंजाब की जो स्वायत्ता है उसकी मांग शुरू कर दी, क्योंकि ये स्टेट्स अभी रजवाड़ों से हटकर एक देश का हिस्सा बन रहे थे। तो इन लोगों के लिए ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो रही थी कि हमें किसी कंट्री का हिस्सा बनना है या लोकतंत्र के हिसाब से चलना है या नहीं। तो 1973 में आनंदपुर साहिब सम्मेलन हुआ, जिसमें क्या प्रस्तावित किया गया कि जो स्वायत्ता है और जो केंद्र और राज्य के संबंध है उसको दोबारा से परिभाषित करना चाहिए और इसमें नई सारी चीज़ें इनके अकॉर्डिंग ऐड करनी चाहिए। इसमें संघवाद को मजबूत करने की अपील की गई और क्या कहा गया कि जो सिखों का प्रभुत्व है उसका ऐलान इसमें किया गया। अकाली दल की सरकार ने जो थी 1980 में ये बर्खास्त हो गई थी और इन्होंने पंजाब के जो पड़ोसी राज्य थे उसमें पानी के बंटवारे को लेकर आंदोलन छेड़ दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा अस्त व्यवस्था यहाँ पर फैल रही थी। पंजाब का से संबंधित जब भी आप बात सुनते हैं तो खालिस्तान की मांग यहाँ पर खालिस्तान आपके दिमाग में आता होगा। तो सिख समुदाय की सोच स्वायत्ता को लेकर भी दो जगह विभाजित थी। कुछ नेताओं ने धार्मिक स्वतंत्रता की मांग की और कुछ भारत से अलग एक खालिस्तान की मांग कर रहे थे। मतलब वो भारत से अपना एक अलग बंटवारा चाहते थे और चाहते थे कि एक खालिस्तान नाम का राष्ट्र अलग करके उनको दे दिया जाए। हिंसा का चक्र किस तरह से रहा, क्या क्या हुआ पंजाब की राजनीति में, इस स्वायत्ता आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? नरम पंथियों के हाथ से चरमपंथी यानी जो गरम दल होता है उनके हाथों में चला गया था। 1984 में उग्रवादियों ने अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, उसको एक हथियारबंद किले में तब्दील कर दिया। मतलब उसको पूरी ओर से घेर लिया, हथियार लिए हुए थे ये लोग। और इनका उत्तर देते हुए सरकार ने क्या किया? 1984 जून में ऑपरेशन ब्लू स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये चलाया गया। इस ऑपरेशन के बाद क्या हुआ? जो सिख समुदाय थे उनको अपने धर्म पर हमला ये लगा कि कहा कि हमारे एक टेम्पल में, हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्पल में जो हथियार बंद लोग हैं उनको भेज दिया गया सरकार की ओर से। इसके बाद से जो उग्रवादी चरमपंथी की भावना थी उसने बहुत ज़्यादा तेजी पकड़ ली। इसके बाद जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी 1984 में इंदिरा गांधी, 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही एक सिख बॉडीगार्ड ने उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। तो इस घटना के बाद भारत में क्या हुआ? बहुत सारा जो सिख विरोधी दंगे थे वो भड़क गए और दिल्ली में कम से कम 2000 से भी अधिक सिखों को मार दिया गया। इन दंगों की वजह से सरकार ने कुछ इसमें कोई भी कदम सरकार नहीं उठा पाई। उसके बाद से जो दंगे में शामिल जो दंगाई थे उनको भी सज़ा नहीं मिली। भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, 2005 में उन्होंने संसद में माफ़ी भी मांगी इन सब चीज़ों को लेकर। पंजाब में शांति बहाली किस तरह से हुई? राजीव गांधी आए 1984 में, ये बाद का मुद्दा है, माफ़ी मांगना है और 2005 के बाद 2005 में ये चीज़ हुई। लेकिन इंदिरा गांधी के बाद किसकी गवर्नमेंट आई? राजीव गांधी जी की। उन्होंने अकाली दल का जो नेता था हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ 1985 में पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पंजाब में शांति बहाल करने की कोशिश की गई। इसमें क्या कहा गया कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। चंडीगढ़ का जो भी हिस्सा होगा, पंजाब हरियाणा नाम जो सीमा विवाद है इन दोनों स्टेट्स के बीच में वो सुलझाया गया। और जो राजस्थान के बीच जल नदी बंटवारा है, पंजाब और हरियाणा के और राजस्थान तीनों स्टेट्स के बीच में जो भी जल नदी का बंटवारा है उसको सुलझाया जाएगा। और जितने भी उग्रवाद हैं उन पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा और उग्रवाद से जो भी पीड़ित लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। और विशेष सुरक्षा की मांग भी सरकार ने स्वीकार कर ली थी हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ। ये इसको लोंगोवाल समझौता भी कहा जाता है। पंजाब में ये अमन आसानी से बहाल नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा उग्र ये राज्य उस टाइम पर हो गया था। इन हिंसाओं को दबाने के लिए जो मानवाधिकार है उनका उल्लंघन भी किया गया। इस समय में पंजाब के अकाली दल का विभाजन हुआ और राष्ट्रपति शासन भी यहाँ पर इस स्टेट में लगाना पड़ा। 1982 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्शंस हुई और 24% लोगों ने ही यहाँ पर
इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, यानी कि मतदान किया। 1997 के चुनावों में बीजेपी और अकाली दल के जो गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इसके बाद पंजाब में कहीं जाकर थोड़ी बहुत शांति और विकास का हमने माहौल देखने की कोशिश की। फिर अलगाववादी आंदोलन, इसमें क्या हुआ, फिर इन राज्यों के में जो स्वायत्तता थी उसकी मांग उठ रही थी। संविधान के अंतर्गत पूरी कर पाना इन मांगों को बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। मिजोरम का क्या सीन था कि यहाँ पर मिजो के लोगों का क्या मानना था कि यहाँ स्वतंत्रता से पहले जो ब्रिटिश इंडिया के अंग वो नहीं थे, तो वो अपने आप को इंडिया से भी फ्री रखना चाहते थे। इसके बाद मिजो हिल्स पर लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस स्वायत्तता की मांग में मिजो नेशनल फ्रंट करके एक दल बनाया गया, जिसको भारतीय सेना ने 1966 में, इन दोनों जो संगठन है इन दोनों के बीच में, भारतीय सेना और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में युद्ध हुआ, जिसको गोरिल्ला युद्ध कहा गया। इसमें पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी, लेकिन भारत ने उसको नाकामयाब कर दिया। दोनों खेमों को ही नुकसान हुआ था इक्वली, और पाकिस्तान में जो निर्वाचित जीवन जी रहे थे वो लाल डेंगा, उसमें वो भी इसके तहत भारत आए और सरकार से उन्होंने बातचीत शुरू करी। राजीव गांधी ने भी इस बात पर सकारात्मक रुख अपनाया था और शांति बहाल करने के लिए 1986 में एक समझौता किया गया। लाल डेंगा को यहाँ पर, कहाँ पर, मिजोरम का पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बाद मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगर हम चीज़ों को कनेक्ट करके समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ समझ पाएंगे कि 1979 का दौर था। तो असम आंदोलन चला, क्यों? क्योंकि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए, और उस टाइम के बाद भी जो है बांग्लादेशी जो है भारत में शरणार्थी बनकर आने की कोशिश कर रहे थे। तो उस टाइम पर एक आंदोलन शुरू किया गया ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू की तरफ से, इन बाहरी लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए। इनके अनुसार बाहर के जो लोग हैं वो जो असमी जो राज्य है उसमें अल्पसंख्यक, अपने ही देश में हम लोग अल्पसंख्यक हो रहे हैं, असमी जो लोग हैं उनकी ये मांग थी कि इन लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाए। बड़ी संख्या में इसके बावजूद हिंसा हुई और सरकार ने 85 में आसू जो यूनियन थी, आसू के साथ एक समझौता किया और इन अप्रवासियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजने की बात की गई। और इस समस्या आज के टाइम पे भी बनी हुई है इक्वली। आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में देख सकते हो बहुत ज़्यादा अप्रवासियों को लेकर दंगे वहाँ पर होते रहते हैं। समाहार और राष्ट्र की अखंडता, इन सब चीज़ों से जो सारे मुद्दे हमने पढ़े, इनसे हमें सीख क्या मिली? भारत देश आज़ाद हुए 70 सालों से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है, और ये जो अखंडता से संबंधित जो प्रश्न थे ये आज भी हल नहीं हो पाए हैं। 80 के बाद भारत लोकतंत्र की असली परीक्षा देखी जाए तो वो आरंभ हुई थी, और इन सब चीज़ों से हमें एक लोकतांत्रिक राजनीति होने के चलते सीख भी मिली। ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो होती हैं लोकतंत्र का ही अंग होती है, जहाँ पर लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो सिर्फ भारत में नहीं है ये सारी चीज़ें, ब्रिटेन में भी होती है, श्रीलंका और स्पेन, बड़े बड़े कंट्रीज में भी होती हैं। इन तनावों के चलते जो बने दल थे, सत्ता में भागीदारी देकर इन्होंने इनको संतुष्ट किया जा सका। जो भी दल क्रिएट हुए जिन्होंने आंदोलन किया, इनको सत्ता में भागीदारी दी और इनको शांत करवाया गया। हिंसा के स्थान पर अहिंसा का रास्ता अपनाया जाना चाहिए, जैसे जम्मू कश्मीर और पंजाब और मिजोरम वाले इलाकों को शांत कराने के लिए किया भी गया। समावेशी विकास के आधार पर आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें सीख के तौर पर हमें इन सारी प्रॉब्लम से मिली। फ्रेंड्स, इसी तरह की चैप्टर वाइज नोट्स अगर आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट parikshapoint.com पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।